जो बिडेन जोसेफ रॉबिनेट बिडेन जूनियर के नाम से जन्म 20 नवंबर 1942 स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति 2021 और संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें उपाध्यक्ष 2009 से 17 राष्ट्रपति का लोकतांत्रिक प्रशासन। बराक ओबामा, उन्होंने पहले अमेरिकी सीनेट 1973 से 2009 में डेलावेयर का प्रतिनिधित्व किया था। बिडेन, जिनका पालन पोषण स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया और न्यूकैसल काउंटी डेलावेयर में हुआ, ने 1965 में डेलावेयर विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और 1968 में न्यूयॉर्क में सिरैक्यूज विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने 1966 नीलिया से शादी की। हंटर और दंपत्ति के बाद में 3 बच्चे हुए। लॉ स्कूल से स्नातक होने के बाद बिडेन 1970 से 1972 तक न्यूकैसल काउंटी काउंसिल में सेवा करते हुए राजनीति में आने से पहले एक वकील के रूप में काम करने के लिए डेलावेयर लौट आए। वह 1972 में 29 साल की उम्र में अमेरिकी सीनेट के लिए चुने गए, बन गए इतिहास में 5वां सबसे युवा सीनेटर। लगभग 1 महीने बाद एक कार दुर्घटना में उनकी पत्नी और नवजात बेटी की मौत हो गई और उनके 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को स्थगित करने पर विचार किया, लेकिन 1973 में बिडेन को सीनेट में शामिल होने के लिए मना लिया गया और वे डेलावेयर के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीनेटर बनकर 6 बार पूर्ण चुनाव जीते। 1977 में उन्होंने एक शिक्षिका जिल जेकब्स से शादी की और बाद में उनकी एक बेटी हुई। अमेरिकी सीनेटर के रूप में अपनी भूमिका के अलावा बिडेन विलिंगटन डेलावेयर विडेनर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ की शाखा में एक सहायक प्रोफेसर 1991 से 2008 भी थे। वह 90 के दशक के उत्तरार्ध के कोसोवो संघर्ष से संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से मुखर थे। सर्बियाई सेना के खिलाफ अमेरिकी कार्यवाही का आग्रह करते हुए सर्बियाई राष्ट्रपति द्वारा आक्रामक के खिलाफ कोसोवों की रक्षा के लिए स्लोबोडन मिलोसेविच इराक युद्ध 2003 से 11 पर बिडेन ने एकीकृत शांतिपूर्ण इराक को बनाए रखने के तरीके के रूप में एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा। बिडेन अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल कॉकस के सदस्य भी थे और ड्रग सीजर के कार्यालय की स्थापना करने वाले कानून को लिखने वाले प्रमुख सीनेटर थे, जो एक ऐसी स्थिति है जो राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण नीति की देखरेख करती है। बिडेन ने 1988 के डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के नामांकन का पीछा किया, लेकिन ये पता चलने के बाद कि उनके अभियान के स्टंप भाषण के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता नील किनॉक ने उचित आरोप के बिना साहित्यिक चोरी की थी। उनके 2008 के राष्ट्रपति अभियान ने कभी गति नहीं पकड़ी और उस वर्ष जनवरी में आयोवा डेमोक्रेटिक कॉकस में 5वें स्थान पर रहने के बाद वे दौड़ से हट गए। 2008 के चुनाव के कवरेज के लिए बराक ओबामा द्वारा डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के नामांकन को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रतिनिधियों को एकत्र करने के बाद बिडेन ओबामा के उपराष्ट्रपति पद के लिए दौड़ में सबसे आगे चल रहे साथी के रूप में उभरे। 23 अगस्त को ओबामा ने आधिकारिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में बिडेन के चयन की घोषणा की और 27 अगस्त को ओबामा और बिडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी का नामांकन हासिल किया। बिडेन राजनीति में शामिल रहे और राष्ट्रपति के मुखर आलोचक थे। डोनाल्ड ट्रंप 2019 में जब बिडेन को निंदा का सामना करना पड़ा, तो कई महिलाओं ने उन पर अनुचित शारीरिक संपर्क, विशेष रूप से गले लगाने और चुंबन का आरोप लगाया। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया का व्यापक रूप से मजाक उड़ाया गया था। मुझे खेद है कि मैं अधिक समझ नहीं पाया। मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे खेद नहीं है। मैंने जानबूझकर किसी पुरुष या महिला का अनादर नहीं किया है। उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक रही। बढ़ती अटकलों के बीच कि वे 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ेंगे, बिडेन ने अप्रैल 2019 में एक भीड़ भरे डेमोक्रेटिक क्षेत्र में शामिल होने की घोषणा की। 2020 बिडेन ने कमला हैरिस को अपने चल रहे साथी के रूप में चुना। यह एक प्रमुख पार्टी के राष्ट्रीय टिकट पर दिखाई देने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी और उस महीने बाद में उन्हें आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया। यद्यपि पूर्व चुनाव मतदान ने प्रमुख युद्ध के मैदानों में बिडेन को महत्वपूर्ण बढ़त के साथ दिखाया था, वास्तविक प्रतियोगिता बहुत करीब साबित हुई। फिर भी बिडेन और हैरिस ने वेस्टर्न रस्ट बेल्ट राज्यों के माध्यम से तथाकथित ब्लू वॉल के पुनर्निर्माण में सफल रहे और चुनाव के 4 दिन बाद 7 नवंबर को
बिडेन ने राष्ट्रपति पद पर कब्जा करने के लिए आवश्यक 270 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। ट्रंप के 232 के लिए बिडेन का अंतिम चुनावी वोट कुल 306 था। बिडेन ने लोकप्रिय वोटों को 7 मिलियन से अधिक मतों से जीता। 2020 के चुनाव को ऐतिहासिक रूप से बड़े मतदाता मतदान द्वारा चिन्हित किया गया था, जो कि कई राज्यों में शुरू की गई मतदान प्रक्रियाओं में संशोधनों के कारण संभव हुआ है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता अपने मतपत्रों को कोविड-19 महामारी के बीच सुरक्षित रूप से डाल सकें। गौरतलब है कि पिछले राष्ट्रपति चुनावों की तुलना में 2020 के चुनाव में डेमोक्रेट्स ने अधिक मतदान किया और डेमोक्रेटिक पार्टी ने न केवल राष्ट्रपति चुनाव जीता, बल्कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा पर भी अपना नियंत्रण बनाए रखा और रिपब्लिकन से अमेरिकी सीनेट का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। हालांकि केवल सबसे पतले लोगों द्वारा मार्जिन का परिणाम स्वरूप सीनेट की सदस्यता दोनों पक्षों के बीच समान रूप से 50 सीनेटरों में विभाजित की गई थी, लेकिन टाई वोटों को उपराष्ट्रपति हैरिस द्वारा तोड़ा जा सकता था, जो सीनेट के अध्यक्ष के रूप में अपनी संवैधानिक भूमिका निभा रहे थे। कई डेमोक्रेट्स, विशेष रूप से प्रगतिवादियों के विचार में, पार्टी के राष्ट्रपति पद पर एक साथ नियंत्रण और कांग्रेस के दोनों सदनों ने इसे परिवर्तनकारी कानून पारित करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान किया, जिसने अमेरिकी समाज को अधिक लोकतांत्रिक, न्याय संगत और न्यायपूर्ण बनाने का वादा किया। अपनी अध्यक्षता में बिडेन ने कार्यकारी आदेशों, कार्यों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से कई ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों को रद्द कर दिया, विशेष रूप से आप्रवासन, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण के क्षेत्रों में। विशेष रूप से कार्यालय में अपने पहले दिन बिडेन ने कार्यकारी आदेश जारी किए, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में फिर से शामिल किया और विश्व स्वास्थ्य संगठन से देश की वापसी को रद्द कर दिया। विदेश नीति में बिडेन के लक्ष्यों में कई अमेरिकी सहयोगियों के साथ बिगड़े हुए संबंधों को सुधारना, जलवायु परिवर्तन में सुधार के वैश्विक प्रयासों में सहयोग करना और सामान्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक नेतृत्व की स्थिति में लौटाना था। बिडेन ने अपने अभियान के दौरान ये भी वादा किया था कि वे अफगानिस्तान से सभी शेष अमेरिकी सैनिकों को वापस ले लेंगे। अंत में अफगान युद्ध के सभी चरणों के दौरान देश में अमेरिकी सैन्य भागीदारी के लगभग 20 वर्षों को समाप्त कर देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अब तक का सबसे लंबा सैन्य संघर्ष। अप्रैल 2021 में बिडेन ने 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा की। 2020 में ट्रंप प्रशासन द्वारा तालिबान के साथ बातचीत की गई 1 मई की वापसी की समय सीमा का विस्तार। तालिबान ने कई अफगान प्रांतों पर सैन्य नियंत्रण लेना शुरू कर दिया था और इसके तुरंत बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया गया और राष्ट्रीय सरकार गिर गई। काबुल में हवाई अड्डे के रूप में अराजकता फैल गई। हताश अफगान शरणार्थियों ने अमेरिकी निकासी उड़ानों पर देश से भागने की मांग की। वापसी के दौरान और बाद में रिपब्लिकन और कुछ डेमोक्रेटिक नेताओं ने तालिबान और अफगान सरकार और सुरक्षा बलों की ताकत और संकल्प को गलत तरीके से समझने के लिए बिडेन प्रशासन की आलोचना की।